करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया। मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ और इस तरह के सम्मेलनों से चिकित्सकों को एक दूसरे का अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है और अंततोगत्वा इसका फायदा सबों को मिलता है। और मैं ये देखता हूँ खासकर चिकित्सकों में हर क्षेत्र के चिकित्सक आपस में इसी तरह मिलते हैं। और अब तो पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ पटना में भी राष्ट्रीय स्तर के इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस आयोजित होने लगे। जब हम लोग की सरकार बनी थी उसके कुछ ही महीने के बाद फिजिशियंस का एक बहुत बड़ा इसी तरह से राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और जब वो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो चिकित्सक कुछ परेशान थे। उन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई हम लोगों ने मेजबानी स्वीकार कर ली है और बाहर के लोग भी आने को तैयार हो गए हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में कहीं कोई व्यवधान तो नहीं आएगा। बहुत परेशान थे। हमसे मिले, हमने उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता मत कीजिए और हर प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम रहेगा। फिर वो मिलर हाई स्कूल के मैदान में वो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उस दिन मुझे भी आमंत्रित किया गया था और उस दिन उस कार्यक्रम में लगभग 2.25 घंटे मुझको भी रहना पड़ा। उसके बाद तो फिर कई कॉन्फ्रेंस हुए। शुरू में तो मैं कई कॉन्फ्रेंस में गया। अब डॉक्टर्स हैं, उनसे रोज का वास्ता है। अगर वो जिद कर ले कि आपको चलना ही है तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि तो तबीयत खराब हो जाए और डॉक्टर भी कह दे कि ट्रैफिक जाम में आने में देर नहीं है। तो इस नाते वर्षों हमने सारे सम्मेलन अटेंड किए, राष्ट्रीय स्तर के भी, राज्य स्तर के। लेकिन मैं देखता हूं कि उन सम्मेलनों में उद्घाटन सत्र भी इतना लंबा खींचता है कि 2.25 घंटा तो नहीं, लेकिन 2 घंटा से कम कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होता। तो हमने पिछले 2 वर्षों से हाथ जोड़ लिया था कि ये 2 घंटा बड़ा मुश्किल है, 1 घंटे में आप कीजिए तो हम जाएंगे। तो आज मुझे खुशी है कि बहुत दिनों के बाद मैं किसी कॉन्फ्रेंस में, आज तो पेडिकॉन है, तो इस कॉन्फ्रेंस में आया हूं और मैं देख रहा हूं कि बहुत कम समय में छुट्टी मिलने वाली है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं, वरना एक बार आने के बाद तो फिर आयोजकों के हाथ में होता था और फिर लोग बोलते उसको सुनना है और सबका सुनने के बाद बोलना। तो खैर हम बोलने के सिर्फ आदी नहीं है, हम अच्छे श्रोता भी, तो सुनते रहते हैं। लेकिन आज बहुत कम सुनने को मिला, लेकिन जो भी सुनने का मौका मिला बहुत ही अच्छी बातों को मैंने देखा और गौर किया। हमारे यूनिसेफ के प्रतिनिधि बोल रहे थे, मैं उस बात का जिक्र करने वाला था कि कहां से हम लोग की यात्रा, कहां से यात्रा प्रारंभ हुई। जब जो ह्यूमनाइजेशन का रेट था वो 12% के करीब था, यूनिसेफ के उन्होंने 11% कहा। तो उस 12% से बढ़कर आज हम राष्ट्रीय औसत के पास पहुंच गए, उससे थोड़ा ज्यादा ही पहुंच गए। तो इतनी लंबी यात्रा 7 वर्षों के अंदर हुई और इसके लिए बहुत प्रयत्न किया गया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं बिहार के तमाम चिकित्सकों को और चिकित्सा कर्मियों को, जो सरकारी क्षेत्र में लगे हैं, सब ने पूरी मेहनत की है और उसी का परिणाम। हमारा काम है वातावरण बनाना, क्या खींच रहे हैं, हमारा काम है नीतियों का अनुमोदन करना और अगर धन की जरूरत हो तो धन का प्रबंध करना, बाकी काम को करना आपकी जिम्मेदारी। और मुझे खुशी है कि ये काम हुआ। हर साल
मैं इस प्रकार के जो इंडिकेटर्स हैं उनको मैं खुद देखता हूं, मॉनिटर करता हूं। और जो हमारी सरकार बनती है चुनाव के बाद, तो एजेंडा फॉर गवर्नेंस बनाते हैं, सुशासन के कार्यक्रम। तो अभी सुशासन के कार्यक्रम 2010 से 15 को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। उसमें भी इन तमाम इंडिकेटर्स के बारे में हम लोगों ने तय कर रखा है कि कहां जाएंगे। चाहे वो पोलियो का मामला हो, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, अभी हमारी सरकार बनी थी, एक सप्ताह भी नहीं बीता था, असेंबली का पहला सत्र होना है, जिसमें जो जीत कर आते हैं माननीय सदस्य उनका शपथ होता है, राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वो सत्र होना है। और इसी बीच में उसको फोन आता है, WHO और यूनिसेफ के लोग हमसे मिलना चाहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके प्रतिनिधि जिनेवा से आकर दिल्ली आ गए हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। मैंने समय दिया और अभी 7 दिन में पूरा नहीं। वो आकर मिले और उन्होंने मेरे सामने पोलियो का दृश्य रखा। मैंने उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता मत करिए, मैं व्यक्तिगत रूप से पोलियो उन्मूलन अभियान को देखूंगा। और मैंने पहला जो वीडियो कॉन्फ्रेंस किया अपने जिलाधिकारियों के साथ, उसमें हमने इस विषय को रखा और मैंने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को टास्क दिया कि आप इसको मॉनिटर करें और आपके देख रेख में पल्स पोलियो कैंपेन चले। पल्स पोलियो कैंपेन कई राउंड इतने बेहतरीन ढंग से चला और हमारे बिहार में बहुत दुर्गम इलाके, भले पहाड़ी इलाका ना हो लेकिन हमारे दुर्गम इलाके, बहुत नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां नेपाल होकर आती है हमारे बिहार और अनेक जगहों पर जाना मुश्किल होता है। मानसून के समय तो बिल्कुल पूरे दुनिया से उसका संपर्क टूट जाता है, बहुत मुश्किल होता है। बाकी समय में भी कई नदियों को पार कर कई स्थानों पर पहुंचना पड़ता है। वैसे कोसी के इलाके, खगड़िया के इलाकों में भी पल्स पोलियो कैंपेन सफलतापूर्वक चलाए गए और उसको खुद देखने के लिए बिल गेट्स स्वयं आए। जब बिल गेट्स आए तो उसको कोई, हम लोगों ने नहीं कहा कि आप यहाँ जाए, वो तय करके आए थे कि हमें कहाँ जाना है और सबसे डिफिकल्ट एरिया के गांव में पहुंचे और वहां उन्होंने खुद जानकारी और वहां से लौटकर हमसे मिले और लंबी चर्चा हुई और बार बार इसकी प्रशंसा वो करते। तो दुर्गम इलाकों में भी हमारी टीम ने बहुत मेहनत की और आज जो पिछले 2 वर्षों से पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया, संभव है अब इस तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करना है। भारत सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है वो तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी तो शायद भारत और बिहार समेत समूचा देश पोलियो फ्री घोषित हो जाए। तो हम उस मुकाम को हासिल करने में कामयाब। कितनी कठिनाइयां थी, कितनी उन दिक्कतों को पार कर, तो इससे एक ही लेसन मिलता है, सबक मिलता है कि काम कितना भी कठिन हो, अगर निश्चय दृढ़ हो और मन में उत्साह, काम के प्रति लगन हो, उस काम को पूरा किया जा सकता। सब लोगों को परेशानी है कि भाई सब जगह तो हो जाएगा, बिहार में कैसे होगा, लेकिन बिहार के चिकित्सकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने, यहाँ के इस काम में लगे हुए तमाम लोगों ने, सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में लगे हुए सब लोगों ने मिलकर, प्रशासन में लगे हुए लोगों ने मिलकर उस काम को पूरा करके दिखाया। और अभी मैं जब पाकिस्तान गया था नवंबर में, तो पाकिस्तान में मेरे साथ एक अलग से चर्चा की वहां के लोगों ने, रोटरी क्लब और दूसरे तमाम लोगों की तरफ से। एक उन लोगों ने अपनी तरफ से कार्यक्रम रखा था पोलियो पर डिस्कशन और वो कुछ देर के लिए मिलना चाहते थे कि बिहार पोलियो फ्री हो गया और बिहार में जब ये काम हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, वो हमसे जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। तो जब पूरी चर्चा हुई, 20-25 मिनट 30 मिनट उसके लिए निर्धारित था और वो कोई 1 घंटा से भी ज्यादा, 1.5 घंटा तक वो बातचीत चली, तो लोग काफी प्रभावित हुए। मैंने उनको कहा कि आप आकर देखिए वहां कैसे इस काम को पूरा किया गया। तो उनकी टीम आई थी रोटरी के तत्वावधान में, इन दिनों बिहार का दौरा कर रही, कई जगहों पर हो गए, आज फिर मिलेंगे मुझसे। तो पाकिस्तान में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई और जब बिहार जैसे राज्य में कोई काम सफलतापूर्वक हो सकता है
तो लोगों को उम्मीद बनती है, लोगों को एक मन में हौसला पैदा होता है कि साहब हम भी इस काम कर सकते हैं। तो बिहार तो नजीर बना हुआ है। आप तो देश भर के लोग आए, बहुत अच्छे माहौल से आए होंगे। अभी तो हमको बहुत कुछ हासिल करना है। अभी इन्होंने कुपोषण की बात करी, इसको एक चुनौती के रूप में हम लोगों ने लिया है और इस बात को कर रहे हैं। कुपोषण से भी लड़ना, गरीबी से लड़ना, और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ फर्टिलिटी रेट है, देश का हाईएस्ट है फर्टिलिटी रेट 3.7, 3.9 था, घटकर 3.7 हुआ। ये जो डिकेडल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो हाईएस्ट है बिहार 25.07%। इसको घटाना, और आज जो हम कुछ विकास कर रहे हैं, ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है, उसके चलते विकास जो हो रहा है वो उतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता हमारी बढ़ती आबादी की बात। और अभी इकोनॉमिक सर्वे ने भी लिखा, वित्त मंत्री जी के बजट के पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया 27 फरवरी को, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि डिकेडल ग्रोथ रेट बिहार का सर्वाधिक है, इसके बावजूद भी पर कैपिटा इनकम में इतनी बढ़ोतरी हुई। तो ये अपनी जगह पर है, तो हमारे लिए तो चुनौती है ये सब चीजें। तो हमने कुछ मोटी बातों को पकड़ा, और आज जो इतना ज्यादा अगर फर्टिलिटी रेट है तो उसको घटाने का क्या उपाय? घटाने का एक सबसे सटीक तरीका है शिक्षा, एजुकेशन। हमने देखा हमारा जो काउंसिल है इसको लेकर के, तो उसमें हमने इस बात को महसूस किया, अध्ययन से ये बात सामने आई कि अगर महिलाएं मैट्रिक पास हो, क्लास 10 तक पढ़ी हुई हैं, तो ये जो फर्टिलिटी रेट है वो घटकर 2 हो जाता है, और अगर +2 पढ़ लेती हैं तो ये फर्टिलिटी रेट घटकर 1.7 हो जाता है। तभी हमने तय किया कि हम सभी लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाएंगे, उनको क्लास 10 और उसके बाद 10+2 तक जरूर पढ़ाएंगे। इससे हमने तय किया कि हर एक ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल जरूर, तो इसके लिए समय तो लगेगा, और वो जो ग्रोथ रेट है स्टेबलाइज करेगा, फिर नीचे जाएगा, ये 20 से 30 वर्ष लगे। अगर हम इस तरह से छोड़ देते हैं तो बिहार की आबादी तो दुगनी हो जाएगी 2051 में पहुंचते 2051 में। और उस समय नजारा देखिए जो बिहार के लोग कल्पना करिए कितनी भीड़ होगी हर जगह। ये एरिया तो बढ़ नहीं सकता, आबादी अगर बढ़ेगी तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, हर प्रकार की जरूरतों को कितना पूरा करेंगे। एग्रीकल्चर में ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद फूड सिक्योरिटी का, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होगा। इसलिए इस प्रश्न को भी देखना है, और आगे हम लोगों का ध्यान इस पर बहुत ज्यादा है, और उसको अपने अंदाज से, अपने तरीके से हम लोग उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आज बिहार में हो रहा है बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, और बच्चों के ऊपर ही सारा सब कुछ निर्भर करता है, तो चाहे उनके इलाज का प्रश्न हो, और सबसे बड़ी बात है ये कुपोषण से सब कुछ शुरू होता है। और आप सब लोग जानते हैं घरों में टॉयलेट्स नहीं होते, शौचालय नहीं होते हैं, और लोग खुले में शौच करते हैं, उसका नतीजा क्या है? 90% तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसलिए हमने शौचालय की स्कीम को भी गंभीरता से लिया। बिहार पहला राज्य हुआ देश भर में बिलो पॉवर्टी लाइन के जो फैमिली हैं उनको शौचालय बनाने के लिए मदद दी जाती है। बिहार पहला राज्य हुआ जिसने राज्य के संसाधनों से तय किया कि बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, एबव पॉवर्टी लाइन भी है। हमने सर्वेक्षण कराया, हमने देखा 56 लाख एपीएल फैमिलीज हैं जिनको घरेलू शौचालय नहीं। अब महिलाओं की क्या हालत होती है? सब कुछ निर्भर करता है महिलाओं पर। महिलाओं के बारे में सोचिए, पुरुष तो गांव में कभी भी निकल सकते हैं। महिलाओं के लिए या तो सवेरा होने के पहले या अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है। इस परिस्थिति से निकालना, हमने न जाने कितनी जनसभाओं में संकल्प कराया। आज उसका नतीजा है कि एक अभियान के तौर पर यह सब हो रहा है। तो एक एक काम करना,
देखिए हम पूरी तरह डेवलपमेंट डेफिसिट स्टेट में, तो काम होना शुरू हुआ है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हो जाए, एक साथ हो जाए, एक बार हो जाए। तो वो जो एक जिसको कहिए कि एक्सपेक्टेशन का जो विस्फोट है, उसका भी सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन का विस्फोट है, उसका मुकाबला डेवलपमेंट एक्सप्लोजन से ही हो सकता है। तो ये हमारा मंत्र है, और आप जिस प्रकार का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं उसका सीधा संबंध भावी पीढ़ी से है। तो सब जो शिशु रोग विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और आप जो भी काम, जो भी यहाँ पर चर्चा करेंगे उसका लाभ जरूर बिहार के नौनिहालों को भी होगा, बिहार के बच्चों को भी होगा। तो आपका सम्मेलन कामयाब हो। मैं इसी के साथ, इसी कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और यूनिसेफ के प्रतिनिधि, यूनिसेफ के लोग, हम लोग सब पार्टनर मिलजुल कर काम कर रहे हैं, हम सबों की सहायता ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सक जो निजी क्षेत्र में, उन सबके एक्टिव पार्टिसिपेशन की आवश्यकता हमारे बिहार में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो सब मिलकर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौतियां हमारी हैं उसका हम मुकाबला कर पाएंगे। इलाज होना तो एक चीज, लोग बीमार ही कम पड़े। और एलोपैथिक साइंस की तो मैं सराहना करना चाहूंगा कि आज जो लोगों की उम्र बढ़ रही है, किस तरह से लोग जी रहे हैं। मैं तो रोज सुबह कम से कम 30 दिन नहीं, माफ करिएगा, 57 दिन हमारे यहाँ सवेरे सवेरे कोई राजकीय समारोह, हम अपने महापुरुषों को याद करते हैं। तो हम वही देखते हैं कि कितना वर्ष वो जी, और अब लोग कितना वर्ष जी रहे। पहले तो 60-65 के बाद लोग मान लेते थे कि कभी भी जा सकते, आज तो 80 के पहले तो कोई सोचता भी नहीं। अगर स्वस्थ है, उम्र कितनी है, चले गए, तो कोई कहता 80-82 जल्दी चले। तो ये और किसी चीज का नहीं है, तो एलोपैथिक साइंस का कमाल है। न जाने कितने बच्चे काल कवलित हो जाते हैं असमय, तो आप बचा रहे। और मेडिकल साइंस में प्रतिदिन जो अनुसंधान हो रहा है, दवाओं का जो विकास हो रहा है, बीमारियों का जो इलाज निकल रहा है, हम लोग को आज भी याद है। हम लोग तो दोनों जमाना देखे हुए, वो जमाना भी देखे हुए कि जब बुखार लगा तो खाना बंद, अगर व्याधि हो गया तब तो कहना ही क्या, 14 दिन तक खाना बंद। अब आज देखिए कि जो मर्जी आए वो खाइए, और साथ साथ एंटीबायोटिक खाते रहिए। लोग कहते हैं ज्यादा दवा मत खाइए। हमारे विजय चौधरी जी मेरे साथ रहते, तो कभी कभी हमको दवा खाते देखते, तो कहते हैं कि आप बहुत लिबरली मेडिसिन खाते हैं। हमने कहा ये सब दवा है रिस्क रिडक्शन, खाते रहिए। तो एलोपैथिक साइंस में जो काम हो रहा है उसकी मैं सराहना करता हूँ, और हर क्षेत्र में काम हो रहा है।